हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, अपना अभी जो संडे को आपका टेस्ट लगा था एसएससी सीजीएल का प्री का टेस्ट पेपर हुआ था, जिसमें आपने सोल्व किया, किसी ने दिया होगा किसी ने नहीं दिया। उस पेपर का आज मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाऊंगा। आपको देखना है कि कोई क्वेश्चंस आपसे बना तो कैसे, किस तरीके से आपने किया, क्या उसका कोई दूसरा तरीका हो सकता था जिससे उसको अपन आसानी से कर सके, या फिर आपसे नहीं हुआ कोई क्वेश्चन तो क्यों नहीं हुआ, किस चीज़ की कमी रह गई थी कि अपन से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। उन सब कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ देखेंगे। देखिए, इसी के साथ अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज। आपके ऑप्शन है ए 1, बी 3/2, सी 2 और डी 9/4। देखिए ये क्वेश्चन था आपके टेस्ट में। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था ये देखना है आपको। देखिए, अब आप दो चीजें देख पा रहे होंगे इसमें कि पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 और 5 पाई 8, 7 पाई बाई 8। अब आपको इनमें संबंध निकालना है कौन कौन सी संख्या में। आप 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 8, ये भी तो 7 पाई बाई 8 है। इसी के साथ 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो, 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो 3 पाई बाई 8 की फॉर्म में, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ठीक है। अब आप जानते हो इनके आगे मैं कोस लगा दूं, इसके आगे कोस हो जाएगा, इनके आगे भी अगर कोस लगा दिया तो यहां हो जाएगा कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब ट्रिग्नोमेट्री में अपन जानते हैं कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये माइनस गायब हो जाएगा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के माइनस का स्क्वायर करने पे वो प्लस हो जाती है। तो अपन यहाँ कोस स्क्वायर 180 माइनस थीटा करेंगे तो इसका प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसी तरह इसका करना है आपको। अगर इनका स्क्वायर है आपके सामने, इसका स्क्वायर है कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ऐसे ही कोस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 8। और दूसरा क्या हो जाएगा कोस 5 पाई बाई 8 है इक्वल टू कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ये भी स्क्वायर लेना है क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया हुआ है अपने को, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो अपने को क्या करना है, ये दो दो टर्म्स थी लास्ट की, इनको रिप्लेस करना है इनसे, क्योंकि अपने को इक्वेशन जो है उसको छोटी से छोटी बनाना है। तो अपन इसको इनके टर्म में लिख लेंगे। अब देखिए कैसे। ये देखिए, अब आप क्या करोगे, यहां तो आपका कोस स्क्वायर पाई बाई 8 ही है, अगला है कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसको भी आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर पाई बाई 8। अभी आपने देखा सोल्व करके कि इसको भी अपन कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को लिख सकते हो कोस स्क्वायर पाई बाई 8, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 इसको आप लिख दोगे। ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8, और ऐसे ही 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब इनमें भी, दोनों ही कोस में, इनमें भी कुछ संबंध अपने को पता करना होगा, क्योंकि जो अपना आंसर आ रहा है वो सब, उसमें कोई भी कोस साइन कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो इनमें क्या संबंध अपन ऐसा करें, तो अपन एक सर्वसमीका जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी भी एक कोस को साइन के फॉर्म में अपन चेंज कर ले तो अपन अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो कैसे, इस 3 पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। यस, सही है कि नहीं है, ये 3 पाई बाई 8 ही तो है। अगर अब मैं दोनों तरफ कोस ले लूं, कोस 3 पाई बाई 8, और इधर भी कोस ले लूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा अपने साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 हो जाएगा। और यहाँ अपन लिख देंगे साइन पाई बाई 8। साइन पाई बाई 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर
π/8, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा बन गया आपके 1, तो 2 गुणा 1, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके 2। समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? देख लो। अब अपने को क्या करना होता है, एग्जाम में इतने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता। एग्जाम में सीधा देखते हैं कोस स्क्वायर π/8 और कोस स्क्वायर 7π/8 दोनों एक ही चीज है, 2 कोस स्क्वायर π/8, कोस स्क्वायर 3π/8, कोस स्क्वायर 5π/8 दोनों सेम चीजें हैं, तो इसका मतलब 2 कोस स्क्वायर 3π/8, 2 कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8। अब कोस स्क्वायर 3π/8 को साइन के टर्म्स में लिखेंगे साइन स्क्वायर π/8, कोस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए किसी को किसी भी प्रकार की इसमें समस्या थी तो वो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लो, अगर जिसको उतारना हो उतार सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 आपका, नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 चलता रहेगा। 196, 198 और 200 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट विल बी इक्वल टू। ठीक है, आपके कुछ संख्या है, कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आपके, यह है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलता रहेगा, और ऐसे लास्ट में 196, 198 और 200 ये बोल रहा है। ये कह रहा है ये जो पूरे आपके सामने ये है कैलकुलेशन, ये पूरा मल्टीप्लाई है, इसमें लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, लास्ट में शून्य कितने आएंगे इस कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में लास्ट में शून्य कितने आएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कैलकुलेशन में शून्य जीरो बनने के लिए क्या आवश्यक है, लास्ट में जीरो बनने के लिए जीरो कैसे बन सकता है, जीरो का मतलब 10, तो इसमें कितने जीरो है लास्ट में 2। मैंने लिखा 100, इसमें कितने जीरो है लास्ट में 2। मैंने लिखा 2500, इसमें कितने लास्ट में जीरो। ये बताना है कि उस इस कैलकुलेशन में ये लास्ट में जीरो है ना, ये कितने आएंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप देखो जीरो, ये लास्ट वाला जीरो कैसे बन पाएगा, ये बन पाएगा जब एक तो 2 और एक 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो। जब एक बार जीरो बनेगा इसका मतलब ये होगा कि जितनी बार 2 और जितनी बार 5 मल्टीप्लाई होंगे ना उतने जीरो बनेंगे लास्ट में। तो अपने को इस संख्या में यही निकालना है कि कितनी बार 2 और कितनी बार 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अपन ने वो संख्या निकाल ली कि ये 20 बार, 25 बार, 24 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरो आएंगे। अब ये बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, अब इसमें कितने होंगे, इसमें फिक्स है कि इसमें 2 लास्ट में जीरो आएंगे। हालांकि इसका तो अपन कैलकुलेशन भी डालते हैं 100 आएगा, लेकिन अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं पता हो अपने को, मान लो बड़ा हो तो, लेकिन वो नहीं पता हो कि इसमें क्या आएगी, इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, अपन ये इसके माध्यम से इतना बता सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको एक पूछा कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में, तो इसमें भी 2 ही जीरो आएंगे लास्ट में 2 ही जीरो, आगे कुछ भी आ सकता है लेकिन लास्ट में तो 2 ही जीरो आएंगे इसमें। और मैंने कहा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो इसमें भी लास्ट में 2 ही जीरो आएंगे। इन दोनों में क्या फर्क था, इसका मतलब था कि अकेला 2 जीरो नहीं बना सकता, अकेला 5 भी जीरो नहीं बना सकता। जितने 5 है उतने 2 होने पड़ेंगे और जितने 2 है उतने 5 होने पड़ेंगे। जितने 2 होंगे वो उतने, जितने 5 होंगे उनसे गुणा करेंगे ना, तभी उनका जीरो बनेगा। मतलब बराबर संख्या में 2 और बराबर संख्या में 5 हो तभी जीरो बनेगा। इसका मतलब किसी भी कैलकुलेशन में अगर 2 बहुत ज्यादा हो तो उस कैलकुलेशन में अपन सिर्फ 5, कितने 5 है उससे निकाल सकते हैं। किसी कैलकुलेशन में 5 बहुत ज्यादा बार लिखे हुए हो तो उस कैलकुलेशन में अपन सिर्फ 2 है ना, 2 कितनी बार है उससे भी अपन जीरो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में देखते हैं इसी प्रकार। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मैं इन सबसे 2 2 2 2 क्योंकि सब 2 के मल्टीप्लाई है तो सब में से 2 2 कॉमन ले लेता हूं। मैंने मान लिया सबसे 2 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 ऐसे होगा। इस 6 से लूंगा, इससे 8 से लूंगा तो 4, ऐसे करते, ऐसे करेंगे तो लास्ट में बच जाएगा आपका 100। और कितनी बार 2 2 कॉमन आए, हर एक से एक बार 2 कॉमन आया है, तो ये 100 बार लिखे हुए हैं, 100 संख्याएं लिखी हुई है, 2 4 6 8, तो 100 2 2 कॉमन आ जाएंगे अपने यहाँ पे। 100 है जो है वो 2 2 कॉमन आ जाएंगे। अब ये 2 की पावर 100 हो जाएगा, और ये क्या है, ये पूरा क्या है, इसको आप 100 फैक्टोरियल बोल सकते हो। फैक्टोरियल का मतलब होता है वो वहां तक उसका गुणा होगा। 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब आप ये बताओ कि 2 की पावर तो 100 है,
इसमें भी अब बताओ, एक दो, दो में फिर टू की पावर आएगी, चार में फिर टू की पावर आएगी, छह में फिर टू की पावर, आठ में फिर, इसका मतलब इसमें दो तो बहुत ज्यादा है। दो कैलकुलेट करने जाएंगे तो अपन कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब अगर अपन सिर्फ इसमें पांच की पावर कैलकुलेट कर ले, पांच की घातें कितनी उतनी कैलकुलेट कर ले, क्योंकि जब जितने पांच होंगे उतने दो से मिलेंगे तभी वो लास्ट में जीरो बनेगा। अपन क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल में पांच की पावर निकालनी है अपने को, तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 जो है आपके उससे पांच का भाग देंगे, 20 बार गया, फिर पांच का देंगे तो 4 बार गया। उतना ही करेंगे जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है, जब पूरा पूरा नहीं जाएगा उस देने में अपन बंद कर देंगे। और ये जो नीचे वाली संख्या है इन दोनों को जोड़ देंगे, इतने ही उसमें पांच की पावर होगी, इतनी ही पांच की पावर होगी, पांच की पावर होगी। इसका मतलब इसमें 24 पांच की घातें होगी, दो की घातें कितनी भी हो, सिर्फ 24 दो की घातें इससे आके मिल जाएगी, तो 24 जीरो बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही समझने वाली चीज थी। अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यदि एक यात्रा के 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 वे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन को आपको पेपर में जब आपको आए तो साइड में वापस लिख के सोल्व करना चाहिए, यहीं से चालू कर देना चाहिए। 4 दूनी 8 और एक 9/4, ये 9/4 आ गए। इसका मतलब क्या लिख दोगे आप, 4/9। ठीक है, 9 × 27 और 4 31/9, 31/9 आ गए। तो इसका मतलब क्या लिख दोगे आप, 31/9 को आप क्या लिख दोगे, 9/31। ठीक है, 31 और एक 9 40, 40/31 आ गए। 40/31 को क्या लिख दोगे आप, 31/40। ठीक है, तो अब आपके सामने सिर्फ कैलकुलेशन इतनी बचती है, 4 5 गुणा 31/40। अब सोल्व कर लो इसको, 160 माइनस 155, 5/40, यह आ जाएगा 1/8। ये बोल रहा है 1/8। इस पूरी कैलकुलेशन का मतलब इतना है कि 1/8वां भाग, कोई 1/8वां भाग पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। ये बताओ पूरा एक भाग करने में 80 मिनट लगेंगे, 80 मिनट लगेंगे। और 3/5 भाग पूरा करने में, तो 3/5 से गुणा कर देंगे अपन 80 को, 16 बार जाएगा और 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अपने को इस कैलकुलेशन को बार बार नीचे उतार के नहीं करना, यहाँ का यहीं इस कैलकुलेशन को कर लेना है। और फिर बाद में 1/8वां भाग 10 मिनट में पूरा करता है, एक भाग 80 मिनट में पूरा करता है, तो 3/5 भाग कितने देर में करेगा, तो 80 को 3/5 से गुणा कर देंगे, 48 इसका आंसर आपके आ जाएगा। क्लियर है ये। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस 2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपके जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस 2 माइनस 2√2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या में नीचे की तरफ अंडर में संख्याएं लिखी हो और उनके बीच में कुछ जोड़ या घटाव का चिन्ह हो या भाग गुणा कुछ भी हो नीचे की संख्या में, तो अपन उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, ये जो है इसमें इसके जो जैसे √6 प्लस √2 है, तो इसको ऊपर और नीचे अपन गुणा कर देंगे √6 माइनस 2 और √6 माइनस 2 से, ये होता है परिमेयकरण। अब आप एक चीज जानते हो कि एलजेब्रा में a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो है a² माइनस b² होता है। तो यहां अपन सोल्व करेंगे a² माइनस b², a² मतलब √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पूरा ये कट के नीचे 2 बच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू, ये जो था इसकी पूरी वैल्यू आपके √6 माइनस 2 आएगी। इसी प्रकार इसको कर देंगे अपन परिमेयकरण, ऊपर नीचे √7
माइनस रूट 6 से गुणा कर देंगे, रूट 7 माइनस रूट 6 से गुणा कर देंगे तो ये 7 माइनस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ √8 प्लस √7 बटा √8 प्लस √7 से कर देंगे तो 8 माइनस 7 बराबर 1 बच जाएगा। इस सबको मैं एक जगह लिख देता हूँ नीचे। एक को अपन ने समझ लिया पहले को कि कैसे बनते हैं ये। अब देखो यहाँ क्या बचेगा आपके √6 माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा √7 माइनस √6, यहाँ क्या बचेगा √8 प्लस √7, और लास्ट में जो अपने आप में जो लिखा है वो तो होगा ही। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो माइनस होता है उसको माइनस कर दो, जो बच जाता है उसको रख लो। √6 से √6, 2 से 2, ये √8 है, ये क्या है ये भी तो √8 ही है, तो इससे ये आपके सिर्फ क्या बचता है √7 और √7, 2 बार √7 बचते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2√7। इसका आंसर हो जाएगा आपके 2√7। 2 बार √7 बचते हैं तो 1 बार √7 प्लस 1 बार √7, 2√7 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपकी सिर्फ परिमेयकरण का था कि आप परिमेयकरण किस तरह से करते हैं, परिमेयकरण की क्या प्रोसीजर होती है, और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में a माइनस बी और a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया ही जाता है, ताकि अपने को नीचे नहीं रखना, क्योंकि अपन ऊपर आए अंश में कोई चीजें आए उनको इजीली सोल्व कर पाते हैं, बजाय अंश में हर में आए तो अपन हर में कुछ ऐसा रखना नहीं चाहते जो कैलकुलेट करना मुश्किल हो, तो इसलिए उसको नीचे से अपन आसान बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। यदि P बराबर 96 बटा 95 इंटू 97, Q बराबर 97 अपॉन 96 इंटू 98 तथा R बराबर 1 अपॉन 97 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आपको दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखते लगेगा कि आपको कि ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपने को एग्जाम में करने बैठ के तो फिर सारा टाइम तो ये कैलकुलेशन ही लेगी, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए आप चाहे इस क्वेश्चन में कुछ भी मान सकते हो, तो जो सबसे छोटी संख्या है ना उसको 1 मान लो, फिर उससे जस्ट 1 बड़ी हो तो उसमें 1 ऐड कर दो, उससे बड़ी हो उसमें 1 और ऐड कर दो। देखो कैसे, सबसे छोटी इनमें 95 है तो मैंने 95 को 1 माना, लेट 95 इक्वल टू 1, 96 क्या हो जाएगा 2, 97 क्या हो जाएगा 3 और 98 क्या हो जाएगा 4। अगर इससे आगे इसमें 99 भी होता है तो वो 5 हो जाएगा, और 100 होता है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को इनको भूल ही जाना है जो ये डेटा अभी लिखा हुआ है, अपने लिए डेटा सिर्फ अब ये है क्योंकि अपन ने उनको ये मान लिया है। तो P क्या अब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 96 का मतलब 2, 95 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 97 का मतलब 3। Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा 97 का मतलब 3, 96 का मतलब 2 और 98 का मतलब 4। R क्या हो जाएगा 1/97, इसका मतलब 1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बस आप। ये क्या हो गया 3/8, तो ये है 2/3, तो 2/3 क्या होता है 0.667, 0.667 ये होता है, या 66 रिपीट करता जाता है लेकिन अपन 667 मान सकते हैं। 1/3 क्या होता है 0.3333 रिपीट करता जाता है, और 3/8 क्या होता है पॉइंट, 3 बार करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, 6 0, 8 को 7 से करेंगे 56 आ जाएगा, फिर 4 बच जाएगा उसको 0 आ जाएगा, तो 800 को 5 से करेंगे तो 40। तो ये हो जाएगा आपके, ये P है, ये Q है, ये R है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें P जो है ना, P जो सबसे बड़ा है, उसके बाद Q है और उसके बाद R है। P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, तो ये आपका 20 का आंसर हो जाएगा, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। अपने को इस पे इतने बड़े डेटा पे कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने को सिर्फ इनको 1 2 3 4 मान लेना है और उसी पे आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इस कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो। ऐसा अगर आपको कुछ भी डेटा और दिखता है, यही नहीं, मैं नहीं कहता कि सिर्फ आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो इस डेटा को यूज करना है। अगर आपको कहीं दिखे 2017, 2018, 2019, 2020 कुछ ऐसी संख्याएं दिखे तो उनमें भी आप ये डेटा यूज कर सकते हैं, और भी इससे बड़ा कोई डेटा हो उसमें भी अपन आप इनको मान के कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56,
वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं निम्न है, तो वो संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास चारों ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन जो होते हैं उनकी सहायता से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से आपको एग्जाम में इजी हो रहा हो तो आप उनको ऑप्शन की मदद से कर सकते हो, और अगर आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम हो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। देखिए पहली बात तो ऑप्शन से क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन से होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। इसका मतलब 989 में जब भाग देगा तो 5 शेषफल बचते हैं। यही कह रहा है कि 989 में भाग देगा उस संख्या का तो 5 शेषफल बचेंगे, तो मैं उस 5 को माइनस कर देता हूँ, तो आपके पास बच गया 984। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 984 में अगर पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या का, यही मतलब हुआ कि अगर 5 शेष बचते हैं तो अगर मैंने उसको 5 को घटाई दिया जो एक्स्ट्रा है, अब उस संख्या का इसमें भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 1327 में भाग देता हूं तो 7 बचते हैं, तो इस 1327 में से मैं 7 माइनस कर दूं 1320। इसका मतलब उस संख्या का 1320 में पूरा का पूरा भाग जाएगा। अब आप चाहे तो ऑप्शन की मदद से भाग दे के देख सकते हैं, और सबसे बड़ी पूछा है तो अपन ऑप्शन में जो सबसे पहले बड़ी है ना उसी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ताकि अपने को जहां भी आंसर मिल जाए वहीं टिक कर दे। अगर सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे तो फिर सारी को चेक करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी वाली को भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने 32 से चेक किया, आप 32 से चेक करो, 96 3 बार, फिर 2 4 बच जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगी, इसका 32 नहीं होगा। अब 24 से चेक करो, 24 से भाग दो, 24 चौक 96, 4 बार गया, फिर 2 बचा 4, 24 चौक 96, 4 बार किया, फिर 2 बचा 4, 41 बार, इसका मतलब इसमें तो पूरा पूरा भाग गया। इसमें और देख लो, इसमें और देखो कि 24 पंजे 120 होता है, फिर 12 बचेंगे आपके, 12 0, तो फिर 120 में 24 का भाग दो, फिर 5 पूरा भाग जाता है, इसमें भी पूरा भाग जा रहा है, 24 पंजे 120। इसका मतलब 24 तो वो संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा भाग जा रहा है। अब ये बताओ, वही तो हो गया ना फिर उसका आंसर, 24 आंसर हो गया। अब मेरे को 16 और 8 को चेक करने की आवश्यकता थोड़ी है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो बड़ी से बड़ी चाहिए। अगर मैं 16 इसका आंसर आ भी जाए, 16 इसमें मान लो 16 से दोनों में पूरा भाग चला भी जाए, तो अपन उसको आंसर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपने को तो इन जो ऑप्शंस में जो सबसे बड़ी है उसका आंसर करना है, तो उनको चेक करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो आपको ऑप्शन से इसको कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप इनका एचसीएफ निकाल के भी चेक कर सकते हो। दोनों संख्याओं में से इसमें 984 और इसमें 1327 में जब आप 7 माइनस कर दोगे 1320, इनका आप एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ कैसे निकालते हो? आप चाहे तो आपके पास जो प्रॉपर मेथड है उससे निकाल सकते हो, नहीं तो दोनों का डिफरेंस लो। वो डिफरेंस का फैक्टर है ना, जो अंतर आएगा दोनों का, उसका अंतर ही उनका एचसीएफ होगा। उनका अंतर एचसीएफ होगा, या उन अंतर जो है उसका फैक्टर, कोई भी फैक्टर उससे छोटा जो होगा वो उसका एचसीएफ होगा। तो दोनों का अंतर लेंगे अपन, 984 और 1320 का, तो 1320 इधर और 16 इधर, 336 इन दोनों का डिफरेंस है। तो 336 का जो फैक्टर है ना, 336 का फैक्टर, उनमें से ही कोई इसका एचसीएफ होगा। तो आप उतनी बड़ी संख्या में इसका भाग नहीं दे सकते थे, लेकिन इन संख्याओं का 336 में तो दे सकते हो आप। जैसे 32 का दोगे तो 32 से कम 32, 1 6, 16 बचेंगे, 16 में 32 का पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। फिर 24 में चेक करेंगे, 24 से कम 24, और फिर कितने बचे? 9 बचे, 9 आगे 6 आ गए, 24 चौक 96, इसका मतलब 24 का पूरा भाग जा रहा है, वही 24 आंसर कर देंगे। बाकी दो संख्याओं को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये होता है, ये वो पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, देख लो इसे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट्स स्लोप इज 3/4 एंड y इंटरसेप्ट इज 5। अब ये कह रहा है कि कोई रेखा की समीकरण अपने को बतानी है, कोई लाइन की अपने को इक्वेशन बतानी है जिसकी ढलान, जिसकी ढाल जो है 3/4 है और वो y अक्ष को 5 पर काट रही है। अब देखिए इसमें कोई भी लाइन जिसकी ढाल जो है m हो, मान लेते हैं किसी लाइन की ढाल m है और उसका इंटरसेप्ट पॉइंट जो इंटरसेप्ट करती है वो c है, अंतखंड उसका c है, तो उस रेखा की जो इक्वेशन है वो होती है y बराबर mx प्लस c, ये उसकी इक्वेशन होती है। अब इसमें अपने को c की वैल्यू पता नहीं है, तो c की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? m की तो इसने दे रखा है क्वेश्चन ने, तो m की अपन रख लेंगे पहले, y बराबर m का मतलब ढाल, यही इसकी 3/4 आपको वैल्यू दे रखी है, अक्ष प्लस c। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपके पास y और अक्ष है,
आपके पास y और x है और आपको दे भी रखा है कि y अक्ष को 5 पर काटती है। अब एक चीज देखो, कोई भी लाइन हो, अगर जिस टाइम पे वो y अक्ष को काटेगी, मान लो कितने पे भी काटेगी, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, तो y अक्ष को ये जहां भी काटेगी, जिस भी पॉइंट पे y अक्ष को काटेगी उस पॉइंट पे बताओ अक्ष की वैल्यू क्या होगी। जहां पे ये y को काटेगी, y वाली लाइन को काटेगी, उस टाइम पे अक्ष हमेशा यहाँ होगा ना, और यहाँ अक्ष 0 होता है। इसका मतलब जहां भी ये y को काटेगी वहां पे अक्ष इसका 0 होगा। इसका मतलब ये y पे 5 पे काट रही है ना, y पे अगर 5 पे काट रही तो 5 पे अक्ष की वैल्यू 0 है, तो ये 0 और 5, अक्ष की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, जिससे अपने को c का मान प्राप्त हो जाए। c कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 3/4, अक्ष की वैल्यू तो 0 होगी, प्लस c, तो c क्या आ जाएगा आपके, c आ जाएगा 5। हालांकि ये बोला था y अक्ष को 5 पर काट दिए तो वहीं से भी अपन सीधा 5 रख सकते थे, लेकिन मैंने समझाने की दृष्टि से कि 5 कैसे आया वो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब देखो, अब आपके पास आ गया c की वैल्यू आ गई और ढलान की वैल्यू है ही। अब जो इक्वेशन है उसमें रख दो, y बराबर 3/4 अक्ष और c की वैल्यू आपके 5 आ गई। ठीक है, इसको आपको रखना है, गुणा कर दो इधर 4y 3x प्लस 5 के 20, सबको एक साइड ले आओ, अक्ष y को एक साइड ले जाओ, जो कांस्टेंट है उसको अलग साइड ले जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है वो ऐसे ही दे रखा है कि अक्ष y एक साइड है और वो कांस्टेंट जो है वो अलग है। तो 3x माइनस 4y और कांस्टेंट दूसरी साइड जाएगा तो -20 इसका हो जाएगा। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू -20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? आपका ऑप्शन पहला है 65.4, बी है 65, सी है 64.8 और डी है 65.2। देखिए, इसको भी करने के आपके पास दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के दो तरीके हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर दो तो ऐसे हैं जो आप एग्जाम में किसी भी तरीके से कर दोगे ठीक माना जाएगा। मतलब टाइम, दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम लेने वाले नहीं है। पहला मेथड 60% गर्ल्स, 60%, तो बॉयज कितने बचेंगे फिर? 40%। आप ले सकते हो दोनों का रेशियो, ले सकते हो दोनों का, क्योंकि आपको अगर इनका वो निकालना है औसत, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप 60-40 लो या कुछ और वैल्यू लो, आप उनके रेशियो से काम कर सकते हो। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 3 और 2, ये बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, अब बॉयज का एवरेज क्या है? बॉयज और गर्ल्स, बॉयज जो है 40% है, इसका मतलब इसका 2 आएगा और गर्ल्स का 3 आएगा। ठीक है, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, इनका एवरेज जो है 72 है, और लड़कों के अंकों का औसत अंक 54 है, 54 है। अब आप जानते हैं कि एक तो जो मेथड होता है कि मैं इनको सबको गुणा कर दूं, 72 को 3 से, 54 को 2 से और 5 का भाग दे दूं, जैसे 54 इंटू 2 प्लस 72 इंटू 3 और 3 और 5 टोटल है दोनों। या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 108 प्लस 216 बटे 5, 216 में 108 जोड़ोगे तो 316 8 24, 324 बटे 5, भाग दे लोगे, 5 का 6 बार गया 30, फिर 2 बचा और लास्ट में 4 उतार लिया अपन ने, तो 24 से 24 में दिया 5 के 20, 5 के 20, अब बचा 4, 4 के आगे 0 लगाई तो 8 बार जाएगा, 5 गुणा 8 बराबर 40, तो 24.8 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो था पहला मेथड। अब देखिए अपन दूसरा मेथड देखते हैं इसका। दूसरा मेथड है डेविएशन, दूसरा मेथड है डेविएशन। वो कैसे? देखो, आप इनका एवरेज कुछ भी अपनी तरफ से मान लो, मैंने माना इन दोनों के बीच में 60 आता है, तो मैंने इनका 60 एवरेज माना कि मैंने 60 उनका एवरेज मान लिया। अब ये बताओ इनका क्या है? जो मैंने माना उससे कम है ना? कितना कम है? 6 कम है, 6 कम है,
6 1 पर कम है, अपन तो इनकी संख्या अपन 2 मान रखे, जैसे 2 बॉयज मान रखे अपन ने, गर्ल्स 3 मान रखी है, तो 1 पर 6 कम है तो 2 पर कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 1 पर 12 ज्यादा है, 3 पे कितने ज्यादा हो जाएगा, 36 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में कितना ज्यादा हो जाएगा, 24 ज्यादा हो जाएगा। जो मैंने माना उससे जो मैंने माना, मैंने तो एवरेज माना, सबका एवरेज मान के फिर भी मेरे 24 बच जाएगा। तो इस 24 को फिर पांचों में बांटना पड़ेगा मेरे को, 24 को पांचों में बांटना पड़ेगा, तो 24/5, 5 के 20 और 8, 4 0, तो 40 आ जाएगा, तो 4.8 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये मतलब ये हुआ कि मैंने जो 24 माना था ना उससे 4.8 ज्यादा है। तो 60 में आप 4.8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 64.8। तो ये दोनों मेथड थे आपके पास, एक तो डेविएशन मेथड, एक जो नॉर्मल एवरेज का मेथड होता है वैसे करना है, पर करना रेशियो लेके ही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, निम्न श्रृंखला के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, और फिर आगे का पद और उससे अगला पद। तो पहले में ये 3 पद लिखे हुए हैं, अगले 2 पद लिख देते हैं। शुरू से 1 × 4 प्लस 4 × 7 प्लस 7 × 10। अब बताओ अगली टर्म क्या होगी। ये देखो, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, तो 7 में 3 जोड़ोगे 10 × 13, ये जो आपकी अगली टर्म होगी। अब इससे अगली क्या होगी, 10 में फिर 3 जोड़ोगे आप, तो 1/10 से 3, 13 × 16, ये होगा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बताऊंगा, सिर्फ अपन इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे सोल्व नहीं करेंगे। इसी से अपन आइडिया लगाएंगे कि आगे क्या आने वाला है, क्योंकि पूरी को सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, और इससे जो आइडिया लग जाएगा उसी से सारा आंसर आने वाला है। ये देखो, अगर मैं इन दोनों को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा क्यों कर देता हूँ, क्योंकि दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो सब 3 से गुणा कर देंगे अपन, और ये 3 अपन इधर से जो किया वो नीचे कर देंगे। अब ये बताओ, ये आपके पास 3/4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते 1/1 - 1/4। इसको आप ये नहीं लिख सकते 1/4 - 1/7। देखो सेम ही वैल्यू है, 4 - 1 3/4, आप इसका लोगे 28, तो 7 - 4 3/28, ये भी 3/28 है। ऐसे ही अपन लिखते जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे 1/13 - 1/16। ठीक है, अब बीच में जैसे 1/4 से 1/4, अब आगे जो आएगा प्लस का 1/7 आएगा। ऐसे ये सारे कटते जाएंगे, यहाँ तक सब कट जाएंगे, और आपके सिर्फ बचेगा 1 - 1/16, और बाहर जो आपका 1/3। ठीक है, अब 16 - 1 15/16, और आपका 1/3 तो है ही, 1/3 से 5 बार जाएगा, 5/16, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5/16। ठीक है, 5/16 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर √3 + 1/2 है तो x4 + 1/x4 का मान क्या है। देखिए एलजेब्रा में आप एक चीज जानते होंगे कि आपको अगर दिया हो x + 1/x = p, और आपको पता करना हो x² + 1/x², तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो p² - 2 करके, और यहाँ से x4 + 1/x4 पे जाना हो तो सेम ये जो कंडीशन यहाँ से यहाँ आए उसी कंडीशन से यहाँ जाएंगे, ये पूरा कुछ मान लेंगे तो इसका स्क्वायर -2 कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, अब अपन इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखिए आपको x + 1/x दिया है, तो सबसे पहले x² + 1/x² याद करेंगे अपन। वो क्या होगा, ये जो दिया हुआ है ना इसका स्क्वायर -2, तो पहले अपन इसका स्क्वायर करेंगे, √3 + 1/2 का स्क्वायर
-2 ये होगा। पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर x + 1/x4 निकालेंगे, इसका स्क्वायर -2 करके। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 प्लस 2√3 2ab, तो 2√3 × 1 2√3 हो गया पूरे का स्क्वायर, नीचे वाले का 4 और -2, 4 दूनी 8। आगे लिखेंगे, यह प्लस का 4 यहाँ माइनस का 8 आएगा, तो क्या लिखेंगे 2√3 -4/4, ये आएगी इस कैलकुलेशन का आंसर आ गया। अब देखिए यह आपके आ गया x² + 1/x²। अपने को तो पता करना है x4 + 1/x4, तो x4 + 1/x4 कैसे निकालेंगे? ये जो है इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाएंगे, तो आप क्या करेंगे 2√3 -4/4 का स्क्वायर -2 ये करोगे आप। तो इसका स्क्वायर करो, 2√3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 × 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 12 28 -2ab, तो 2 × 2√3 4√3 × 4 16√3, क्या आंसर हो जाएगा सर 16√3 यहाँ पे बटे नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और इसमें से 2 माइनस करना है। अब देखो इसको यहाँ और कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, 16 दूना 32 और यहाँ पे प्लस का 28 माइनस का 32 माइनस का 4 -16√3 बटा 16, 4 इससे कॉमन ले लो, पूरे से 4 कॉमन लोगे क्या आएगा यहाँ -1 -4√3 और नीचे से भी 4 कट जाएगा, ऊपर जो कॉमन लिया तो नीचे बचेगा 4। तो ये जिसमें भी आंसर है ना -4√3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। -1 -4√3/4 या -4√3 -1/4, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या ज्यादा टाइम नहीं लगा ना इस कैलकुलेशन करने में, नहीं तो अपन यहीं फंसे रह जाएंगे फिर। यहाँ पे अपने को डायरेक्ट लिखना है, अपने को दिख रहा है कि 4 दूनी 8 है, 8 - 4, इसको मैं बीच में दोबारा एक टर्म एक्स्ट्रा क्यों लिखे, जब अपने को सीधा सीधा दिख रहा है तो अपने को बीच में टाइम बचाना है, उन टर्म को सिर्फ माइंड में सोचना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है और बुक में इतना ही लिखना है बस। अपन चाहते तो ये भी नहीं लिख सकते थे, सीधा ये लिख सकते थे, ये ऐसे, ये इधर है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी की आयों में 3 7 4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4 3 5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपए की आय से ए 300 रुपए बचाता है तो बी और सी की बचते हैं, ये बताना आपको। ए बी सी आपको दिया है, इनकी इनकम का रेशियो है 3 7 और 4 और इनका एक्सपेंडिचर मतलब इनका खर्चे का अनुपात है 4 3 और 5। अब एक बात बताओ, जैसे एक की इनकम 2400 बोल रखा है कि ए 2400 रुपये कमाता है, तो एक के रेशियो क्या है 3, इसका मतलब 3 की वैल्यू 2400 है, एक की वैल्यू क्या आएगी 800, तो यहां से इनकी क्या आ जाएगी इसकी 2400, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 5600, इसकी 3200, ठीक है। और ए 300 रुपये बचाता है तो बचत क्या होगी, सेविंग क्या होगी, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं, आय में से मैं खर्चे को माइनस कर दूं तो मेरी सेविंग बच जाएगी। इसका मतलब मेरे सेविंग 300 बच रही है और 2400 टोटल कमाता है, तो खर्चा क्या हुआ एक का खर्चा क्या हुआ 2100 रुपये और एक के खर्चे का अनुपात 4 है, तो 4 की वैल्यू 2100, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पंजे 20, 1 0 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और फिर 2 0 525। अब इसके आप खर्चा निकाल सकते हो, 525 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1575। इसका खर्चा कितना आएगा 2625, 525 को 5 से गुणा करोगे तो 2625। अब बताओ बी की सेविंग क्या है, 5600 में से आप माइनस करोगे इसका खर्चा 1575, तो क्या बचेगा 4025। अब यहाँ से 4025 तो एक ही ऑप्शन में है, दूसरा चेक करो तो करो, नहीं मत करो, या फिर चेक कर लो 3200 में से 2625 कितने गए, तो 2700 जाते तो 500 बचते और फिर 75 और है तो 575, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, (62) दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है तो 7:3 है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रणों को मिलाकर पानी और दूध का अनुपात 1:2 का नया मिश्रण तैयार किया जा सकेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर, दूसरे में मिल्क और वाटर, इसमें रेशियो 3, रेशियो 2, इसमें 7 और 3, और लास्ट में जो है उसमें क्या है, 1:2 है, लेकिन 1:2 किसका है, पानी और दूध का। ये देखो यहां पढ़ो, जबकि ऊपर दिया हुआ है दूध और पानी का, तो इसमें पानी और दूध का क्या होगा, अगर 1:2 पानी, ये वाटर और ये मिल्क, पानी और दूध का है, तो दूध और पानी का क्या होगा, 2:1, ये इसका रेशियो होगा, ये जो दोनों का मिक्सचर है ना उसका। अब इसको करेंगे कैसे, किसी भी एक चीज पे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मिल्क पे कर लेते हैं। मिल्क कितना है इसमें टोटल में, 3/5 पहले में, दूसरे में कितना है 7/10, और तीसरे में लास्ट जो दोनों का मिला है उसमें कितना है 2/3। अब आप चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इनको एलसीएम से गुणा कर दो ताकि कैलकुलेशन जो है वो पॉइंटों में ना जाए। जैसे 3, 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है 30, तो 30 से तीनों को गुणा कर दो। अब क्या आ जाएगा आपके यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 10, तो वास्तव में आपके पास क्या बचेगा 18, 21 और 20। 21 में से 20 गया तो 1, और 20 में से 18 गया तो 2। ये 1:2 आपका आंसर हो जाएगा इसका, 1:2 आंसर हो जाएगा इसका। बस यहाँ सब कुछ ठीक था क्वेश्चन, यहाँ पढ़ने में अगर आप गलती कर दोगे तो आप आंसर हो सकता है ये टिक करके आ जाओ, ये या ये इनमें से कौन सा, अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी तो। नहीं तो बाकी अगर आपने यहाँ देख लिया ध्यान से कि यहाँ ऊपर से उल्टा लिखा हुआ है तो आप इजीली इसको कर लोगे। अब देखिए, एक साथ काम करने वाले 3 श्रमिकों को एक दीवार बनाने में 1 घंटे का समय लगता है। पहला कार्यकर्ता अकेले काम करता है तो तीसरे कार्यकर्ता की तुलना में 2 गुनी तेजी से दीवार का निर्माण कर सकता है, और दूसरे कार्यकर्ता की तुलना में कार्य को 1 घंटे पहले पूरा कर सकता है। तो दीवार के निर्माण के लिए अकेले काम करते समय तीनों श्रमिकों द्वारा लिए गए घंटों में औसत समय है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को आपको समझ रहा है। ये बोल रहा है कि 3 लोग आपके सामने, माना कि A, B और C, 3 लोग। अब ये एक दीवार बनाने में 1 घंटे का समय लेता है, इस चीज को अपन थोड़ा बाद में काम में लेंगे। पहले जो इनकी एफिशिएंसी या इनका टाइम दिया है उसको यूज करते हैं। क्या कह रहा है कि तीसरे कार्यकर्ता की तुलना में 2 गुनी तेजी से दीवार का निर्माण करता है। ये पहला है ना, ये इससे 2 गुनी तेजी से कार्य का निर्माण करता है, मतलब ए है ना, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता सी से 2 गुनी है, तो इसको टाइम कितना लगेगा। अगर मैं इनका टाइम का रेशियो निकालूं तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, इसको टाइम कम लगेगा, इसको 1 टाइम लगेगा, इसको 2 टाइम लगेगा 1। ठीक है, अब मैं इस 1 और 2 को कुछ मान लेता हूं, जैसे मैंने माना कि इसको n टाइम लगता है, इसको 2n टाइम लगता है। ठीक है भाई, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। और दूसरे कार्यकर्ता की तुलना में कार्य को 1 घंटे पहले पूरा कर सकता है। ये n टाइम में कार्य पूरा करता है, तो ये कितने में करेगा फिर, n+1 में। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये दूसरा कार्यकर्ता उससे 1 घंटे पहले कर देता है, मतलब इसे 1 घंटे पहले रखना है, तो अगर ये n में करता है तो दूसरा n+1 में करेगा। अब आप देखते होंगे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे आपको बोलते हैं 4, 5, एक आदमी 4 दिन में काम करता है, एक 5 में, तो दोनों मिलके कितने करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को करते हो, एक तो आपके सामने एलसीएम मेथड होता है, उसके अलावा आप इस तरह से भी तो करते हैं 1/4 + 1/5, ऐसे नहीं करते हैं। तो इसी तरह इसको करना है, इस इक्वेशन को उसी में लिखना है, उसी रूप में इसको लिखना है। कैसे, आपने लिख दिया 1/n + 1/n + 1 + 1/2n। ठीक है, ये कितनी देर में कार्य करेगा, तीनों मिलके 1 घंटे का समय लगाते हैं, तो 1/1 आपके आगे 1 घंटे का समय लगाते हैं। अब आप तीनों का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा 2n² n+1। पहली बार इससे तो n से गए तो एक n से तो आएगा नहीं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2n² + 2n, फिर n+1, तो फिर n और 2n का गुणा हो जाएगा 2n²। थर्ड टाइम 2n रख लिया अपन ने, तो इन दोनों का n² + n,
ये आपके सामने एक आ जाएगा। अब देखो n सारे में कॉमन है तो मैं n सारे से हटा देता हूँ, पूरों से एक एक n हटा देता हूँ, इसमें से एक हटाए तो इसमें एक बचेगा, इस यहाँ से n खत्म, यहाँ से एक n खत्म, यहाँ से एक n खत्म और यहाँ से n खत्म। तो आपके सामने क्या आएगा, 2n और n 5n प्लस 2 + 1 3, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, किस दोनों को एक साइड ले आओ, उधर रख लो सबको, 2n स्क्वायर, 5n उधर जाएगा तो क्या बनेगा 5n माइनस का बनेगा, इधर 2n ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 3n, और ये हो गया आपका 3 = 0। अब इससे n निकालने का आपके पास क्या मेथड होता है, श्रीधराचार्य मेथड से आप n निकाल सकते हो। कैसे, जैसे अब ये आपके सामने, इसको मैं मिटा देता हूँ, श्रीधराचार्य होता है -b + -b² - 4ac/2a, तो माइनस b क्या लिखोगे 3 प्लस माइनस b² 9 -4 a क्या है 2 और c क्या है -3, बट नीचे 2 और a क्या है 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 × 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 × 9 33, 3 + -√33 आएगा। माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कार्य जो होगा या n की वैल्यू जो होगी, टाइम जो होगा वो माइनस में नहीं होगा, तो अपन सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे। 3 + √33/4, ये क्या आ गया आपके पास, ये n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, तीनों श्रमिकों द्वारा लिए गए घंटों में औसत समय है, तो पहले ने कितना घंटे लिए थे n, दूसरे ने n+1 और तीसरे ने 2n, तीनों ने मिलके कितने लिए 2n n 4n + 1। इनका औसत निकालना हो तो 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 लोग थे। अब n की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, 4, n की जगह n की वैल्यू रख दो, 3 + √33/4 + 1/3, ये क्या हो जाएगा, आप देखो 3 और 1 4 जुड़ जाएंगे, 4 + √33/4 इसका आंसर, 4 + √33/4, 4 + √33/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, 11 भिन्न परीक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के 5 सबसे बड़े परीक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी, तो इसका आंसर होगा मूल समुच्चय के समान ही रहती है। क्यों होगा वो देख लो। देखिए आपके पास 11 प्रेक्षण है, 1 2 3 4 कुछ भी मान लो, यहाँ 5 6 7 8 9 10 और 11। वास्तव में माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है कि अपन उनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। जो भी आपके पास प्रेक्षण है उनको अपन बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं और जो मिडिल की संख्या होती है वो माध्यिका होती है। तो 11 प्रेक्षण में मिडिल कौन सा होगा, 11 प्रेक्षण में मिडिल कौन सा होगा, छठा प्रेक्षण, छठा प्रेक्षण मिडिल होगा। ये छठा प्रेक्षण जो भी होगा वो इसकी मीडियन होगी, वो इसकी माध्यिका होगी। अब आप चाहे इनके आगे वाले प्रेक्षण या इनमें कुछ भी बदलाव करो, कुछ भी चेंज करो, माध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माध्यिका ये छठा प्रेक्षण ही रहेगी, चाहे आप इनमें आगे कितना ही बढ़ाओ कितना ही घटाओ। तो इस वजह से इसका मूल समुच्चय के समान ही रहती है। देखिए नेक्स्ट, 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूतल पर विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदुओं P और Q पर टावर के अवनयन कोण थीटा तथा फाई है तथा tan थीटा = 3/4 और tan फाई = 5/8 है। P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए आपको क्या बोला गया है कि एक टावर है, 75 मीटर ये टावर। अब इससे दो बिंदु स्थित है विपरीत दिशा में, एक इधर एक उधर। यहाँ पे मान लिया P है, यहाँ पे मान लिया Q है। पर टावर के अवनयन कोण, यहाँ से अगर आप यहाँ ये से मानो, यहाँ से अवनयन कोण होगा, ये क्या होगा, ये थीटा होगा, और यहाँ से जो होगा ऐसे फाई होगा। यहाँ से अगर ऐसे देखें तो ये जो होगा ये सिर्फ इतना, ये होगा फाई। ये होगा फाई। तो एकांतर कोण, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है तो एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी फाई हो जाएगा। अब कराएंगे कि tan थीटा 3/4 है, तो वास्तव में ये 90 है, तो ये इसका विकर्ण है, कर्ण है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये 3 होना चाहिए इसके हिसाब से,
और ये 4 इतना। इस हिसाब से tan फाई इक्वल टू थीटा के सामने इसके हिसाब से ये 5 होना चाहिए और ये 8। लेकिन आप देखोगे ये तो एक ही चीज है ना, ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब अपने को ऐसी यूनिट लेंगे दोनों जो दोनों बराबर हो। इसका मतलब मैंने इस यूनिट को, या तो आप इनको यूनिट लेके कर लो, भाई मैंने ये मान लिया कि टोटल ये जो है 15 है, 15 है, तो इस हिसाब से 3 5 15, 5 तो ये क्या होगी 5 चौके 20, और इस हिसाब से 5 थी 15 तो ये होगी 24, तो ये टोटल क्या होगी 44। और आपको दिया हुआ है 15 की वैल्यू, जिसको आपने 15 माना है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 75, तो एक की वैल्यू 5 और आपको 44 की निकालना है। 44 गुणा 5 222, 220 इसका आंसर हो जाएगा, 220 मीटर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट, दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ई तथा एफ क्रमशः AB तथा DC भुजाओं के मध्य बिंदु है। EPF एक अर्धवर्त है जिसका व्यास EF है। LMNO एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? ये दिया गया आपके सामने सब चीजें। ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये आपको 14 दिया हुआ है। ये कह रहा है कि मिडिल पॉइंट है, इसके मध्य बिंदु है, तो ये 7 7 हो जाएंगी। ये कह रहा है कि एक अर्धवर्त है जिसका व्यास ये है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। और ये एक वर्ग है, ये वर्ग आपको गिवन है जिसका विकर्ण है ना, विकर्ण ये 7 है, इस वर्ग का विकर्ण 7 है। तो आपको कह रहा है छायांकित भाग, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट, इसका आपको एरिया निकालना है। तो छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग का एरिया निकालोगे क्या करोगे आप, वर्ग का जो है क्षेत्रफल, टोटल जो बड़ा वाला वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से क्या क्या घटा दोगे आप, इस एक तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा दोगे, अर्धवर्त का एरिया घटा दोगे, और क्या घटाओगे, और ये जो छोटा वर्ग है ना, छोटा वर्ग का एरिया, इसका एरिया घटाओगे, ये करोगे। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 14 का स्क्वायर, छोटे का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अर्धवर्त है, 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है इसकी 7, 7 गुणा 7 और बटे में 2। छोटा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के पदों में निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आपको भुजा के रूप में तो आपको आता है, भुजा के रूप में तो आप क्या कर दोगे भुजा का स्क्वायर, लेकिन आपको कभी विकर्ण दिया हो तो आपको भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर उसका एरिया निकालना हो आपको स्क्वायर का। हाँ अलग बात है भुजा निकालनी हो तो आपको भुजा निकालनी पड़ेगी, और वो भी आप स्क्वायर का अंडर रूट करके निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप डायरेक्ट विकर्ण से वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो इसका विकर्ण 7 है तो 7 का स्क्वायर बटे 2 49/2। सोल्व कर लो इसको, ये 196 77 और 24.5 24 इंटू 0.5, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा बताइए। 77 में पहले आप 23 ऐड कर लो, 100 हो गए, फिर 1.5 और एक ऐड कर लो, 101.5 हो गए। 196 से 101.5 आपको हटाना है। आप क्या करोगे पहले 102 हटा दो, 102 हटा दो क्या बच जाएगा आपके 94, और फिर 5 वापस जोड़ दो तो 94.5 इसका आंसर हो जाएगा। 94.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सीधा अपन ऑप्शन से ही करेंगे। ये कह रहा है एक 4 अंकों की एक संख्या में हजारवां अंक इकाई के अंक का गुणनफल 0 होता है, मतलब ये हजारवें और ये इकाई, ये हजारवा ये हजारवा ये हजारवा ये इकाई, इनका मल्टीप्लाई इनका गुणन 0 होना चाहिए। हाँ 0 हो रहा है, तीनों में 0 हो रहा है, ठीक है। जबकि उनका अंतर 7 है, 7 और 0 का अंतर 7, 7 0 का अंतर 7, 7 0 का अंतर 7। मध्य अंकों का गुणनफल 18 है, मध्य अंक 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 18। इसका मतलब अभी तक सारी सेटिस्फेक्शन हो रही तीन कंडीशंस इसमें। हजारवें अंक इकाई के अंक से उतना ही अधिक है, हजारवां अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है 7 है ना, उतना ही अधिक है जितना कि सैकड़े का अंक ये दहाई के अंक से अधिक होगा, तो दहाई से कितना ज्यादा है ये 7 है, ये नहीं है ये कम है, ये भी 3, ये भी कम है, इसका मतलब सिर्फ यही कंडीशन फॉलो करती है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट।
इन ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी एडी परपेंडिकुलर बी सी देन ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आपके पास ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, एडी जो है ये परपेंडिकुलर है इस बीसी के, और ये बोल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूछा आपको, ठीक है। आप देखो इसमें क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर है तो इस हिसाब से इस ट्राइंगल में देखो आप पहले, इस ट्राइंगल में क्या करूंगा, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देखोगे तो आप ए बी स्क्वायर ये होगा, या ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर। भाई ये विकर्ण है, ये इसका लंब है, ये आधार है, तो विकर्ण का स्क्वायर में से मैंने आधार का स्क्वायर निकाल दो, लंब का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में देखो त्रिभुज ए सी डी में, इसमें ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर इक्वल है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल कर दूं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब सी डी को इधर लाऊं मैं और बी डी को उधर ले जाऊं, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यह आपको पूछा है कि ये क्या होगा, तो ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करना है, बस 2 बार पाइथागोरस का यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम अपने को लगानी है 2 बार, और ये दोनों के बीच में कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, तो इस कॉमन लाइन है तो इसकी वैल्यू बराबर होगी, चाहे किसी भी तरीके से आप निकालो, तो दोनों तरीकों से इनकी वैल्यू का इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन और जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल कर देंगे। जो ए डी स्क्वायर आएगा वो दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए, तो उसी को अपन रखेंगे, तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, आपको एक आरेख दिया गया है, एक हाई स्कूल के 3 वर्षों के छात्रों को दर्शाया गया है। कोई हाई स्कूल है, उसके 3 साल के 2020, 2021 और 2022 में उसमें छात्र का जो है उनका परिणाम दर्शाया गया है कि कितने लोग फेल हुए, कितने लोग सेकंड डिवीजन हुए, कितने लोग फर्स्ट डिवीजन और कितने लोग थर्ड डिवीजन। तो वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था, फर्स्ट डिवीजन कितने लोगों ने पास किया इसमें, तो आपको ऐसे देखना है कि टोटल कितने हैं। यहाँ पे एक लाइन कितने की है, एक लाइन है 10, 20, 30, 40 और 50, ऐसे एक एक गैप है, 10-10 का गैप है, तो यहाँ देखोगे 150, 160 और 170, मतलब 170 जो है टोटल, ठीक है। अब बोल रहा है फर्स्ट डिवीजन कितने हैं, तो फर्स्ट डिवीजन कहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 2 गैप आ गए बीच में, तो 2 गैप आ गए मतलब 20 स्टूडेंट्स जो आपके वो फर्स्ट डिवीजन हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन हुए हैं। तो ये कह रहा है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट क्या है, तो 20 हुए कितने में से, 170 में से इंटू 100, ये तो अपने को निकालना है, ये तो परसेंटेज होती है, बस 200/17 भाग दो, 17 एकम 17, 3 0, 17 एकम 17, 13 बच गए, तो 13/17%, 11 सही 13/17%, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, वही सेम डायग्राम है, आपको बताना है 2021 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 2021 में कितने लोग पास हुए, ये बताना 2021 में कितने लोग पास हुए। या तो अब इसको निकालने के मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ, या तो आप निकालो कि कितने लोग पास हुए उनको काउंट करो, या आप करो कि कितने लोग फेल हुए। अब जो फेल हुए ना उनको टोटल में से घटा दो, उतने लोग पास हुए। जैसे टोटल कितने हैं इसमें, यहाँ तक है, इसका मतलब 190 टोटल है, ये टोटल है। अब कितने लोग इसमें फेल हुए, देखो 150 से लेके 190 तक, मतलब 40 लोग फेल, 40 फेल, तो पास कितने हुए, 190 में से 40 है तो 150 पास। अपने को पूछा पास का परसेंटेज कितना है, 150/190,
गुणा 100 बस। अब इसको दे लो भाग, 7 बार करोगे तो कितना आएगा, 19 7 कितना होता है 133, 7 फिर क्या बचेगा 17 बचेगा, उसके आगे 0 लगाएंगे तो 19 को 8 से करोगे तो 152 होता है, 152 170 फिर 18 बचेगा, 18 का आगे 0 लगा के 180 होगा। 19 को 9 से गुणा करोगे तो 171 आएगा, 171 आएगा, फिर 9 बच गए, 9 के आगे 0 लगाएंगे तो 19 पंजे 95 होता है, तो 95 से थोड़ा कम मतलब 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, 78.94%। ये इसका आंसर होगा। ऐसे करनी होती है कैलकुलेशन अपने को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा एडी और विकर्ण एसी की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि कोण एडीसी 30 डिग्री के बराबर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। एडी और विकर्ण एसी की लंबाई, एडी की 10 और जो विकर्ण एसी है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 20, और एंगल एडीसी ये आपको दे रखा है 30। ठीक है, हालांकि अपन ने ज्यादा मान लिया 30, ये मानते हैं इनको, एबीसीडी का नाम अलग देते हैं क्योंकि ये तो बड़ा है 90 से, तो इसको 30 मानेंगे नहीं अपन डायग्राम ऐसे नहीं बनाएंगे। एडीसी कौन सा मानेंगे अपन, ताकि कम से कम ऐसे तो हो कि अपने को लगना भी चाहिए, अपन कोई कच्चा चित्र बना रहे हो उस पर भी कम से कम लगना चाहिए कि ये 30 डिग्री हो सकता है। इसको आप 30 डिग्री मान सकते हो, तो 30 डिग्री है क्या एडीसी, तो एडीसी, तो अब नाम दे दो एबीसीडी। ठीक है, एसी क्या दिया हुआ आपको, एसी की लंबाई 20, एडी की लंबाई क्या दी हुई है आपको, एडी की लंबाई 10। ठीक है, अब पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। इस पूरे क्षेत्रफल, पूरे समांतर चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, देखिए इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये एक त्रिभुज ये दो त्रिभुज, इस त्रिभुज के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, तो मैं अगर इसका निकाल लूँ और इसका डबल कर दूँ तो मैं इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका कैसे निकाल सकता हूँ, जब मेरे को एक भुजा दी गई हो और एक एंगल दिया गया हो, तो एक तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, कोई भी भुजा, जैसे मैं इसका निकालना हो ना तो ये एडी भुजा गुणा सी डी भुजा और इनके बीच का साइन 30, ये हो गया इस आधे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे का निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या मिसिंग है, आपको सी डी नहीं पता, आपको सी डी निकालनी है। अब सी डी कैसे निकालोगे, सी डी निकालोगे कोसाइन रूल लगाने से। कोसाइन में क्या होता है, आपको अगर 3 भुजाएं दी हो, 3 में से कोई भी 2 भुजा दे दी, उनके बीच का एंगल दे दिया, तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे, जो एंगल दिया गया है जैसे cos 30 इक्वल टू क्या होता है, इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस ये भुजा क्या है सी डी का स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर एसी का स्क्वायर, तो एसी क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 ये और ये एडी गुणा डीसी, तो एडी 10 और डीसी। अब आप बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, बाकी को सोल्व कर लो, इधर गुणा कर दो ऐसे, यह आ जाएगा 10√3 DC इक्वल टू क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो सी डी स्क्वायर माइनस 300। भाई 100 प्लस का है 400 माइनस का है, तो सी डी स्क्वायर माइनस 300 आ जाएगा। अब सबको आप एक साइड ले जाके वही एलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व करनी है, द्विघात समीकरण सोल्व करनी है। सी डी स्क्वायर माइनस 10√3 DC, या सी डी इसको भी बोलो क्योंकि दोनों के एक ही नाम देंगे अपन, 10√3 CD माइनस 300 इक्वल टू 0। वो अपन लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, 10√3
प्लस माइनस बी स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर 300 माइनस 4ac माइनस 4a1c माइनस 3। तो इसको पूरे को मैं एक साथ लिख देता हूँ, 4 3 1200, 1200 आएंगे प्लस के इसकी जगह। प्लस के 1200 बटा 2। अब बताओ क्या आएगा, नीचे 2 आएगा क्योंकि एक के साथ तो और कुछ है नहीं। अब इसको क्या होगा, 1200 और 300 1500, यहाँ आ जाएंगे आपके फिर 1500। ऐड करके लिख दोगे आप 1500। अब 1500 को भी कैसे लिख सकते हो, 1500 है ये क्या, 100 इंटू 15 है, तो 100 को तो बाहर आ जाएगा रूट के, 10√15 से अंदर 15 रह जाएगा। इसको मिटा देता हूँ इधर से। कहने मतलब आपके क्या आ गया, 10√3 प्लस माइनस प्लस, अब माइनस लेंगे नहीं, फिर अपन माइनस नहीं लेंगे, प्लस प्लस ही लेंगे, क्योंकि माइनस में थोड़ी होगी संख्या, कोई बुझा भी होगी तो माइनस में थोड़ी होगी। 10√3 प्लस 10√15 बटे 2, यह आ जाएगी आपकी CD। अब 2 से काट दोगे तो क्या बच जाएगा, 5 और 5, क्या आ जाएगा 5√3 प्लस 5√15। ठीक है, आ गया इतना। आपको क्या चीज चाहिए थी, CD चाहिए थी इस इक्वेशन में, बस इस इक्वेशन में रख दो पूरी वैल्यू। एक बटा 2, AD आपको गिवन है, AD क्या है, AD 10 है। CD आपको आ गया, मिल गया 5, अगर दोनों में से कॉमन ले लूं तो √3 प्लस √15। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 2 ये यहाँ कट गया। 50 होते हैं, 50 को 2 से काटोगे तो 25 √3 प्लस √15, ये इसका आंसर हो जाएगा। 25√3 ठीक है, प्लस √15, 25√3 प्लस √15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज भाई। अपने को CD निकालनी थी, CD अपने कोसाइन रूल से निकाली CD, और अपने पास जो इक्वेशन है उसमें रख दी, क्योंकि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने ऐसे निकालेंगे कि उसके जो है भुजाओं के बीच का कोण और दोनों भुजाओं से आधे त्रिभुजा निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। नेक्स्ट देखो 72। एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें B1 B2 B3 जो कुल उत्पादों का क्रमशः 20%, 15% और 32% उत्पादन करती है। मशीनें B1 B2 B3 जो क्रमशः 3%, 7% और 2% दोषपूर्ण उत्पादन बनाती है, तो गैर दोषपूर्ण उत्पादों का परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो B1 B2 B3 3 मशीनें, ये 20, पहली 20%, दूसरी 15 और तीसरी 32%, ये टोटल उत्पाद प्रोड्यूस करती है। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 20 15 35 और 32 67 67%। लेकिन क्या होगा कि B1 मशीन 3% खराब देती है, तो 20 का 3% क्या होगा, 20 का 3% 0.6। 15 का 7% क्या होगा, 15 7 105 1.05%। 32 का 2% क्या होगा, 64 मतलब 0.64। इनको ऐड कर लो पूरे को, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, आपको ऐड करना है 1.05 0.60 और 0.64 को, 5 4 9 12 और 1 2.29 इसका सम हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने 67% प्रोड्यूस किया उत्पादन, उसमें से 2.29% उन्होंने खराब उत्पादन किया, दोषपूर्ण उत्पादन किया। तो बिल्कुल सही, दोष मुक्त कितना हुआ, अगर इसमें से इसको हटा देंगे तो 67 में से 2.29 को हटाओगे तो पहले 3 को हटा दो, 64, और फिर जो 71 बच रहा है 0.71 उसको आगे ऐड कर दो, 64.71%, 64.71%। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है अपने को, 67% में से 2.29% को। अब देखिए नेक्स्ट, वर्तमान राशि 2 वर्षों में 800 रुपये और 3 वर्षों में 920 हो जाती है, 800 से 920 हो जाती है। अब 2 सालों में होती है यहाँ 800, फिर 1 साल में होती है 920। 3 वर्षों का मतलब कि ये टोटल 3 वर्षों में 920 हो जाती है, तो इस 1 साल में 920 हुई, तो 1 साल में कितना इंक्रीज हुआ, 800 से 920 120,
तो 2 साल में कितना इंक्रीज होना चाहिए? 120 का डबल 240। तो ये राशि हुई 800 और वास्तव में थी कितनी थी कि 800 हुई। 240 इसमें बढ़ गए तो 800 में से 240 आप माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 560। 560 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। एक स्कूटी को 30,000 रुपये नगद में अथवा 9,400 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और उसके पश्चात 4 समान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? निकटतम रुपये तक पूर्णांकित। अगर है कोई स्कूटी है उसको अगर अपन केस में लाए जाए और केस तुरंत पूरा का पूरा केस दे तो 30,000 रुपये में वो अपने को दे देगा। लेकिन अपने उसको केस नहीं दे पूरा, उसको बोले कि 9,400 रुपये तो मैं डाउन पेमेंट देता हूँ, जिसको अपन डाउन पेमेंट बोलते हैं कि वो तो अग्रिम भुगतान करता हूँ पहले, और बाकी जो पैसा है उसको मैं 4 किस्तें बनवाता हूँ, समान किस्तें, उनमें मैं आपको दे दूंगा। ये डील होती है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? आप पूछा कि वो किस्त की वैल्यू क्या है। देखो अब देखो, सबसे पहले तो 15%, 15% को भिन्न में चेंज करो, क्या होता है 15% क्या होता है? 5 × 15 3/20, 20×500। अब ये वैल्यू कितने की है ये बताओ? ये तो आपकी पूरी साल की है ना। अपन को 1 महीने का निकालना हो, मान ले 1 महीने का निकालना हो तो 12 से भाग कर देंगे पूरे को, तो 3 चौक 12, 1/80। मतलब हर साल 1 यूनिट बढ़ती है, इसका मतलब हुआ हर महीने 1 यूनिट बढ़ती है। अपन इसको साल की जगह महीने में निकाल लेगी। हर महीने अगर 80 रुपये मान लो आज है और उसको 1 साल बाद देने होंगे तो उसमें 1 यूनिट का इंटरेस्ट देना होगा, 81 रुपये देने होंगे। ये बात हुई इसका मतलब। अब आप यही मान लो कि 4 किस्तें बनवा ली 80-80 रुपये की, ठीक है। एक बार के लिए सोचो कि अगर वो किस्तों में नहीं देता, उनको 4 साल बाद ही 4 महीने बाद ही देता सबको, 4 किस्तें थी उनको किस्तों में नहीं देके 4 महीने बाद देता सबको, तो क्या पैसे देने पड़ते उसको? क्या पैसे देने पड़ते? 4 महीने बाद देता तो उसको उसका पूरा इंटरेस्ट देने पड़ता 4 महीने का। जैसे कौन कितनी राशि, अगर उसने 9,400 तो दे दी, 30,000 में से आपको 9,400 माइनस करनी है पहले तो आपके बच जाएगी 20,600। अब 20,600 है, उसमें अगर वो 4 किस्तों में नहीं देता, उनको 4 महीनों बाद ही देता तो क्या कितने रुपए देता? तो 15%। देखो 15% जो है 12 महीने की, अभी मैंने बताई थी, 4 महीने क्या इंटरेस्ट रेट होगी? 5%। इसका मतलब इन पे उसको 5% ब्याज देना पड़ता, तो वो 5% आप निकाल लो। 1,030 रुपये उसको देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। 20,600 में 1,030 जोड़ दो, इसमें 1,030 आपको ऐड करना है। 21,630 रुपये उसको देने पड़ते हैं। तो ये मानो कि ये किस्त यहाँ नहीं देता हो, ये एक बार के लिए मानो यहाँ उसने किस्त चुका दी, लेकिन यहाँ नहीं देता तो उसको क्या लगता है बताओ? या फिर तो यहाँ नहीं लगता तो उसको आगे ये जो 3 यूनिट है आगे की 3 महीने उनका ब्याज देना पड़ता, तो उसको यहाँ पे 83 रुपये देने पड़ते, 80 की जगह 83 देने पड़ते। अगर यहाँ नहीं देता तो 82 देने पड़ते, इसका नहीं देता तो 81। इस पर कोई नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इसको तो वैसे ही लास्ट में दिया, तो इस पर कोई ब्याज लास्ट का ऐड नहीं हुआ। अब ये सोचो अगर वो नहीं देता पहले किस्तें तो उसको इतनी यूनिट देनी पड़ती टोटल, 3 2 5 1 6 और 8 8 चौक 32, 326 यूनिट देनी पड़ती। और इन 326 यूनिट की तो वैल्यू है 21,630। अपन ने जो वैल्यू निकाली है इन 326 की तो निकाली है भाई, नहीं देता तो अपन ने उस कंडीशन पे कैलकुलेशन की है कि अगर वो पैसे किस्तों में नहीं देता 4 महीने बाद ही देता सबको, उसी पे तो अपन ने कैलकुलेट किया सब कुछ। तो 326 की वैल्यू 21,630 है, 326 की वैल्यू। तो आपने को 80 की वैल्यू निकालनी है, यही बात है। निकाल लो, 2 से 163, 163 से काटो, एक बार जाएगा 163 टाइम्स, कितना बचेगा? 70, 30 और 16 46, 46 7 53 बचेगा। 53 से आगे अपन 3 उतार लेंगे, 3 करेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा ये? 16 32 16 3 48, 3 बार जाएगा। 48 मतलब 489 भाई। 16 को 3 से करोगे तो 48 आएगा, मतलब 160 को 3 से करोगे तो 480 आएगा, लेकिन 163 को कर रहे हैं तो हर बार 3 3 8 होता जाएगा, 489 आ जाएगा। अब इसमें हटाना है इसको, 33 और 11 कितने बचे? 44, और फिर अगले का 0 उतार लिया अपन ने, तो क्या आएगा? कितनी बार जाएगा इसमें बताओ? 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा 326 बार। फिर अपने कुछ बच जाएगा, कितना बचेगा?
कितना बचेगा ये बताओ? एक 114 बच जाएगा। तो 114 फिर अपन करेंगे, जीरो उतारेंगे, 163 का भाग देंगे। तो यही कैलकुलेशन ऐसे करनी है 16 के हिसाब से। आप सोचो 16 पंजे 80, 5 से करेंगे तो 800 आएंगे, 6 से करेंगे 960 के लगभग आएंगे। अगर 16 को करोगे तो लगभग ये 7 तक जाएगा। 16 7 तक करोगे तो 112 आएंगे, तो 114 है तो लगभग 7 तक जाएगा। और आपको को लगभग ही वैल्यू पूछी है। अब इसको गुणा कर दो 132.7 को 40 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 7 चौक 28 का 8 8 2 10 को 0 1 4 12 13 और 4 को 4 1 5। यह आ गया 5308 एग्जैक्ट 5308। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही तथ्य को बताते हुए एक दूसरे का खंडन करते हैं। देखो ए है 7 बार में से 5 बार सच बोल रहा है, तो उसकी सच बोलने की प्रायिकता क्या है? ए की प्रायिकता क्या है सच बोलने की? या मैं बोलूँ पी ए टी लिखूं, मतलब पी ए के ट्रू बोलने की प्रायिकता क्या है? 7 में से 5 बार बोलता है तो 5/7। तो इसकी झूठ बोलने की क्या प्रायिकता होगी? पी ए टी टी लिखो या डेस लिख दो इसको। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7 में से 5 बार सच बोल रहा है तो 2 बार बोल रहा है झूठ, तो वो प्रायिकता हो जाएगी 2/7। इसी प्रकार बी को मान लो आप। बी के सच बोलने की प्रायिकता क्या है? वो 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसका मतलब 8/9 इसकी सच बोलने की प्रायिकता है। और सच नहीं बोलने की प्रायिकता क्या है? 9 में से 8 बार सच बोल रहा है तो फिर एक बार झूठ बोल रहा है 9 में से, इसका मतलब 1/9। अब क्या करना है कि आपको ऐसे बताना है कि वे एक ही तथ्य को बताते हुए एक दूसरे का खंडन करे। तो इसके लिए ऐसे मानो कि जैसे पहले ए ने बोला कि सच बोल दिया ए ने, तो अब इसका खंडन करने के लिए बी से क्या बुलवाना पड़ेगा? बी से झूठ बुलवाना पड़ेगा, तभी वो इसका अपोजिट बोल पाएगा या इसका खंडन कर पाएगा। तो खंडन उसकी झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है बी की? 1/9। पहला केस। दूसरा केस ये है कि अगर बी ने सच बोल दिया, मानो बी ने सच बोला तो ए क्या बोलेगा? फिर ए को झूठ बोलना पड़ेगा, फिर 2/7। और बी ने बोल दिया सच 8/9। ये हो गया 5/63। ये हो गया 16/63। 16 और 5 21/63, 1/3। तो वो प्रायिकता जिसमें वो दोनों एक दूसरे की बात का खंडन करेंगे 1/3। ठीक है, तो ये था आज के आपके पेपर का सॉल्यूशन। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट था उसको और ध्यान से देखें और समझे कि उसको कैसे सोल्व करना था। अगर और बताना, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे लगी क्लास और क्या इंप्रूव किया जा सकता था इसमें। और क्लास को लाइक कीजिए, इसके बारे में कमेंट कीजिए कैसी लगी।